दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है एम इस्माइल की बुक कॉल ऑफ द टाइगर। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में हैं। हमारी नई कहानी है द ओल्ड टाइगर एंड बिग लेपर्ड ऑफ मगर देह। इस्माइल जी बोलते हैं, 1955 की सर्दियों में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ मिलने का प्रोफेसर जॉर्ज इंगल फिंच से, जो कि बड़े ही फेमस साइंटिस्ट भी थे और माउंटेनियर भी थे। अगर आपने सुना हो 1923 में एवरेस्ट में जो घटना घटी थी, उस दौरान वहां पर थे ब्रूस और फिंच। ये कहानी थी एक इंसान के अदम्य साहस की, दृढ़ निश्चय की और इच्छा शक्ति की। जब मैं प्रोफेसर फिंच से मिला तो मेरे ख्याल से उनकी उम्र रही होगी 65 साल के आसपास। हो सकता है 70 के भी रहे हों, लेकिन लंबे थे, एकदम सीधे थे और परफेक्ट शेप में, चुस्त दुरुस्त थे। वो हमारी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो कि पूना में थी, उसके डायरेक्टर थे। महू एक छोटी सी यात्रा पे आए थे, किसी काम से आए थे। जिस टाइम पर मैं इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर था, हमारे स्कूल के कमांडेंट थे ब्रिगेडियर SHFJ मानेक शाह। उन्होंने मुझसे बोला कि प्रोफेसर फिंच मछली पकड़ना चाहते हैं, शिकार करना चाहते हैं। मानेक शाह जी ने कहा कि इनके साथ चले जाओ और इन्हें कुछ शिकार करवा दो, क्योंकि ये कुछ ही दिनों के लिए हमारे पास आए हैं। तो इस तरह से मेरी मुलाकात हुई थी प्रोफेसर फिंच के साथ। कुछ ही दिनों में हम नर्मदा नदी के किनारे महासीर मछली पकड़ रहे थे। तो हमारे कई दिनों की मेहनत का जो परिणाम था, वो ये कि जो स्पून था वो हम अक्सर गवा देते थे, क्योंकि बड़े ही पथरीले किनारे थे नर्मदा नदी के। लेकिन हमारे हाथ जो मछलियां लगी थी या मछली लगी थी, उनकी संख्या थी 0। अगली रात हमने एक बकरी बांधी, इंतजार में बैठे एक लेपर्ड के लिए। पूरी रात बकरी मिमियाती रही, लेकिन लेपर्ड था कि नहीं आया। अगले दिन हम जंगल में घूमते रहे, एक टाइगर की तलाश में, इस उम्मीद से कि या तो टाइगर मिल जाएगा, नहीं तो लेपर्ड तो मिल ही जाएगा। लेकिन हमें जो मिला वो था नील बटा सन्नाटा। यानी कि ब्रिगेडियर मानेक शाह ने मुझे कहा था कि जंगल जाके इन्हें कुछ दिला दो, लेकिन मैं उन्हें कुछ भी नहीं दिला पाया था। अब मैं पूरी तरह से असफल हो गया था। प्रोफेसर फिंच को कुछ दिखाने के लिए मैं सोच रहा था कुछ तो मिल जाए जो कि सिवेट से थोड़ा बड़ा हो, वो भी उन जंगलों में जो मेरे रोज के थे, जिन जंगलों का चप्पा चप्पा मुझे मालूम था। तो मैंने प्रोफेसर फिंच से एक वादा तो ले ही लिया कि एक बार वो दोबारा यहां पर आएंगे और मुझे 10 दिनों का मौका देंगे, यानी कि 10 दिन मेरे साथ गुजारेंगे जंगल में। मैंने उन्हें वादा किया कि इन 10 दिनों में मैं आपको टाइगर दिखा दूंगा। हमने जो समय निर्धारित किया वो था अप्रैल का फर्स्ट वीक 1956 में। अब मैं फरवरी से ही इस काम में लग गया। मैंने अपना हर वीकेंड जंगल में गुजारना शुरू कर दिया। टाइगर और लेपर्ड की संभावित जगहों पर मैं ध्यान देने लगा, और मैं ध्यान दे रहा था सूटेबल जगह ढूंढने के लिए जहां मुझे बनानी थी कैंप साइट, जब प्रोफेसर फिंच आने वाले थे तब। तो मैंने नर्मदा नदी के उत्तर दिशा में स्थित जंगलों में जाना शुरू कर दिया। उतनी ही दूर जाता था जितनी दूर जाना संभव था वीकेंड पर महू से। अब इंदौर से 30 मील की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में मैंने एक जगह ढूंढी जो कि एक गांव के नजदीक थी। ये 11 मील की ऑफ रोडिंग वाली जगह थी। इंदौर से कनौड़ जाते वक्त जो रास्ता था वहां पर। अब ये छोटा सा जो गांव था, इसका नाम था धोप घाटा। एक कुएं के पास 10 झोपड़ियां थी, बस यही था वो गांव। इस इलाके में मुझे मिले थे 14 टाइगरों के पैरों के निशान, यानी कि अलग अलग 14 टाइगर। इनमें से एक बहुत बड़ा मेल भी था और तेंदुए भी बहुत सारे थे। अब मुझे पूरा विश्वास था कि जब
प्रोफेसर फिंच आएंगे 10 दिनों के लिए तो एक ना एक टाइगर तो मुझे दिख ही जाएगा। और बहुत अच्छी कैंप साइट भी थी जो कि आम के पेड़ और महुए के पेड़ों के बीच में थी। वहां पर एक नदी भी बहती थी जिसका कि नाम था लोर। उसको कुछ ऐसे ही बोलते थे जैसे बोलते थे फ्रेंच नदी को। ये लोर नदी बहती थी धोप घाटा जो गांव था उससे करीब 200 गज की दूरी से। अब जो लोग धोप घाटा गांव में रहते थे और उससे 4 मील की दूरी पर एक दूसरा गांव था जिसका कि नाम था मगरदेह। वहां पर ज्यादातर भील जनजाति के लोग रहते थे। ये लोग बड़े खुश मिजाज थे, मददगार थे, आतिथ्य भाव भी था, यानी मेहमानों का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से करते थे। और सबसे बड़ी बात, जंगल के माहिर थे। अब जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी कैंप साइट यहाँ पर बनाऊंगा और मैंने अपना टेंट पिच किया, लोअर नदी पास में ही थी। मैं पूरे दिन घूमता रहा अपनी खुली हुई कार में उन धूल भरी ऑफ रोडिंग वाले रास्तों पे, या यूं कहें कि बैलगाड़ी जाने वाले रास्तों पर। अब एक जगह पे मैंने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी, पैदल चला गया लोर नदी में नहाने के लिए। कमर तक के पानी में मैं खड़ा हुआ था। तभी वहां पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लग गई। कुछ आदमी थे, कुछ बच्चे थे। वो देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूं। अब मैंने उन लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या तुम लोग मेरे लिए यहाँ पे अंडे, दूध और कभी कभी मुर्गियां ला सकते हो। उन लोगों ने कहा यह तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपको मुर्गियां नहीं ला सकते, यानी कि जंगली मुर्गियां। हम आपको मोर जरूर ला सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मोर भरे पड़े हैं। अब मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि नदी के दक्षिण दिशा की तरफ बहुत सारे जंगली मुर्गे भरे हुए थे। अब वो लोग जंगली मुर्गे मारने के लिए नदी को क्रॉस करके क्यों नहीं जाते थे, ये बात मेरी समझ से परे थी। नदी बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं थी और गर्मी में तो इसमें पानी भी ज्यादा नहीं होता था। यहाँ तक कि मुझे तो उम्मीद थी कि गर्मी में जंगली मुर्गे ही उड़ के इस तरफ आ जाते होंगे। लेकिन जंगल में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारी समझ से बाहर होती है। अब अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे मुर्गी खरीदने की क्या जरूरत थी जबकि इतने सारे मोर वहां पर थे और थोड़ी दूर पर जंगली मुर्गे भी थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिग गेम के पीछे हैं, यानी कि बड़े शिकार के पीछे हैं, तो जंगल को डिस्टर्ब मत करिए मुर्गी मारने के लिए और हिरण मारने के लिए। ये दोस्तों लेखक के विचार हैं 1950s के। उस टाइम पर शिकार पर प्रतिबंध नहीं था। आज मुर्गी मारना, किसी भी जानवर को मारने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। ये उस टाइम की कहानी है, तो मैं वही सुना रहा हूं जो इसमें लिखा है। अब जब हमारी बातचीत चल रही थी और मैं नहा रहा था तो एक बुजुर्ग ने पहाड़ी के ऊपर कुछ खंडहर थे वो दिखाए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको पता है कि किस चीज के खंडहर है। मैंने पूछा नहीं, तुम बताओ। तो वो बोला कि उस खंडहर में एक तालाब है और उस तालाब के किनारे रहता है एक बूढ़ा टाइगर। उस बूढ़े टाइगर को मारने की कोशिश करना बेकार है, लेकिन इस जंगल में बहुत सारे दूसरे भी टाइगर हैं जो हमारे पशु मार देते हैं। आप उन्हें मारने की कोशिश करिए। भट्टू का बैल अभी कुछ दिन पहले ही एक टाइगर ने मार दिया है। इन टाइगर्स को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस होनी चाहिए आपके पास एक अच्छी बंदूक। अब मैंने वो तालाब देखा था उन खंडहर के अंदर, क्योंकि जब इस एरिया में मैं रेकी कर रहा था तो मैंने कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी थी। वहां मुझे किसी टाइगर के पैरों के निशान नहीं मिले थे तो नील गाय के खुरों के निशान। इस पहाड़ी का जो टॉप है एकदम फ्लैट है, यानी कि टेबल टॉप है, और करीब 20 गज चौड़ा तालाब बना हुआ है और उसके पास है इमली का पेड़। अब ये जो पहाड़ी का समतल सतह है, टेबल टॉप है, इसके चारों तरफ 8 फीट ऊंचाई वाली दीवार हुआ करती थी पहले। दो तरफ अपोजिट साइड पे आर्क बने हुए थे जिनके अंदर से अंदर जाने का रास्ता था। अब 5 सेंचुरीज बीत चुकी है, ज्यादातर वो दीवार खंडहर बन चुकी है। कुछ दरवाजे थोड़े थोड़े बचे हुए हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाता है यहाँ की भव्यता का, और यहाँ से आपको नजर आते हैं सुंदर नजारे।
तो पुराने राजा महाराजा की जो भव्यता थी, जो उनकी ताकत थी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन खंडहरों से। अब जब मैं वहां गया था तो इतनी पहाड़ की ऊंचाई पर समतल सतह पे एक तालाब जो कि पानी से भरा हुआ था, और वो भी अभी, जबकि बारिश शुरू ही हुई थी। लेकिन अब मैं उस बात पे ध्यान दे रहा था जो उस बूढ़े आदमी ने बोली थी। अब मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा कि मैं वहां पे गया हूं, मैंने टाइगर के पैरों के निशान तो देखे नहीं है, नील गाय के खुरों के निशान देखे हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी बात सही है, वहां पर एक बूढ़ा टाइगर है, तो तुमने ये क्यों कहा कि उस बूढ़े टाइगर को मारने का कोई फायदा नहीं है? तो वो बूढ़ा आदमी बोला कि मैंने ये नहीं कहा है कि उस टाइगर को मारने का फायदा नहीं है, मैंने ये कहा है कि वहां पर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ जो उस टाइगर को मार सके। बहुत सारे लोग उस टाइगर को मारने के लिए गए, किसी ना किसी परेशानी में पड़ गए, बड़े ही दुख के साथ, दर्द के साथ वहां से लौटे। उस टाइगर को मैंने बहुत बार देखा है, वो बहुत ही बूढ़ा टाइगर है। वो इतना बूढ़ा टाइगर है कि मेरे पिताजी ने भी उसे देखा था, मेरे दादाजी ने भी उसे देखा था, और लोग बोलते हैं कि उसके सर के ऊपर एक रोशनी चलती है जो कि उसे रास्ता दिखाती है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस टाइगर को देखा है, लेकिन मैंने कभी उसके ऊपर रोशनी नहीं देखी है। और लोग बोलते हैं उस टाइगर की रक्षा करते हैं खंगरिया बाबा। लोग तो यहां तक बोलते हैं कि वो टाइगर स्वयं खंगरिया बाबा ही हैं। अब ये बात साफ समझ में आ रही थी कि खंगरिया बाबा इस जंगल के देवता हैं, और मुझे सावधान रहना होगा अपना सवाल पूछते वक्त कि कहीं मैं खंगरिया बाबा की शान में कोई गुस्ताखी ना कर दूं। मैंने पूछा कि मुझे इसके पहले खंगरिया बाबा के बारे में किसी ने बताया नहीं है, तो खंगरिया बाबा का प्रताप और उनका प्रभाव इस जंगल में कितनी दूर तक चलता है? खंगरिया बाबा राजदेव है, इस जंगल के शासक हैं। उस बूढ़े आदमी ने बोला कि इस जंगल में और भी देवता हैं, लेकिन उन सब पर राज करते हैं खंगरिया बाबा। उनकी परमिशन के बिना इस जंगल में किसी को भी मारा नहीं जा सकता है। लेकिन अगर आप पूजा करें, उनका आदर सत्कार करें, उनको कुछ भेंट चढ़ाए, उसके बाद आप शिकार कर सकते हैं। अब जो उस बूढ़े आदमी ने अनोखी बात बोली थी कि उस टाइगर को कोई मार नहीं सकता क्योंकि वो संरक्षण में है खंगरिया बाबा के, इस बारे में मैंने और नए कोई सवाल नहीं पूछे। जंगल के आसपास रहने वाले गांव के लोग जब आपसे पहली बार मिलते हैं, बड़े ही आशंकित रहते हैं, सशंकित रहते हैं आपके बारे में, और जब तक वो आपसे पूरी तरह घुल मिल नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे बारे में सशंकित हो जाए, और मुझे यह भी मालूम था कि जब कुछ दिन वो मेरे साथ घुल मिल जाएंगे तो बिना पूछे ही सारी बातें बता देंगे। तो मैं खंगरिया बाबा के बारे में सोचते हुए, उस बूढ़े टाइगर के बारे में सोचते हुए जिसके सर पर रोशनी जलती है, वहां पे 4 और टाइगर हैं, उनके बारे में सोचते हुए गाड़ी चला के जा रहा था कन्नौड़ की तरफ, क्योंकि मुझे मिलना था डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, क्योंकि मुझे लेनी थी परमिशन धोप घाटा इलाके में शिकार करने के लिए। अब कुछ जरूरी ट्रांजैक्शन करने के बाद, जिन्हें करना बहुत जरूरी था शिकार के लिए परमिट लेने के लिए, अब मैं निकलने को तैयार ही था डीएफओ ऑफिस से कि वो मुझसे बोले, आपने जो जंगल चुना है शिकार करने के लिए, वो एक बेहतरीन जंगल है, लेकिन टाइगर के शिकार के बारे में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। आपने पता नहीं धोपघाटा के पास से वो पुराने खंडहर देखे हैं कि नहीं देखे, वहां पर एक तालाब भी है, वहां पर एक बूढ़ा टाइगर रहता है, बहुत सालों से रह रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उस टाइगर को मारने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे टाइगर हैं, आप अच्छे शिकारी भी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कोई ना कोई टाइगर मार लेंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई थी, इतने सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर ने भी मुझसे वही बात बोली थी जो बोली थी गांव वालों ने। अब मैं सोच रहा था कि क्या वजह है कि गांव वाले नहीं चाहते कि इस टाइगर को मारा जाए। क्या ये किसी घटना से जुड़ा हुआ है और वो नहीं चाहते कि इसका संरक्षण उनके ऊपर से हट जाए?
अब मैंने डीएफओ साहब से पूछा कि मैं पक्का उस टाइगर के पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे आप कारण तो बताइए कि क्या वजह है कि आपने मुझसे ऐसा बोला है। अब जो डीएफओ था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, प्रमोशन होके वहां पहुंचा था। उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एक बीट पे एक गार्ड से, जिसने अपना कैरियर स्टार्ट किया था बीट ऑफिसर से। 25 साल से वो वन विभाग की सेवा में था। अब डीएफओ ने मुझसे कहा कि आप बैठिए और अपने चपरासी से बोला कि 2 चाय ले आओ। अब ये बड़ी रहस्यमयी बात है और जनरली मैं इस बारे में बात करना पसंद नहीं करता। मैं बहुत सालों से जंगल के अंदर रहा हूं और मुझे ये भी पता है कि आप भी जंगल में बहुत रहे हो, जंगल के लोगों को और जंगल को अच्छी तरह से जानते हो, पहचानते हो। बहुत सारे लोग हैं जो जंगल की चीजों को फार ग्रांटेड मान लेते हैं, उनकी परवाह नहीं करते, और ये वही लोग होते हैं जो जंगल में ही रहते हैं। लेकिन कुछ बातें कुछ लोगों को असंभव लगेंगी जो जंगल के बाहर रहते हैं या फिर जंगल को अच्छी तरह से जानते नहीं। और जो लोग जंगल के गांव में रहते हैं उनका उन बातों पर पूर्ण विश्वास होता है। अब कुछ बातें जिन्हें हम समझते नहीं हैं, जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, जो हमारी डेली लाइफ में नहीं होती हैं, जिन पर हम यकीन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। अब जैसे हम अंधविश्वास बोलते हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए विश्वास हो सकता है, उसकी डेली लाइफ का हिस्सा हो सकता है, जिसे कि वो रोज एक्सपीरियंस करता है। और ये सारे अंधविश्वास जिसे जंगल के लोग विश्वास बोलते हैं, किसी न किसी घटना से होते हैं, किसी न किसी विश्वास से जुड़े होते हैं। अब हम इन बातों को अस्वीकार कर सकते हैं, जबकि हमारे विश्वास पर ये खरी नहीं उतरती। लेकिन वो लोग जो घटनाक्रम बोलते हैं, हम उन्हें खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि ये घटनाएं कभी ना कभी हुई हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर ये बातें आके बताई हैं, और उनका कोई इरादा नहीं था किसी बात के बारे में अविश्वास फैलाना, क्योंकि वो लोग आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। अब अगर आप इस बात को स्वीकार करोगे कर्नल साहब, तो आप मेरी बात को मानोगे कि जंगल में ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हम लोग स्वीकार नहीं करते या जिन पर विश्वास नहीं करते। अब जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, कहानी बताने जा रहा हूं, धोप घाटा के जो खंडहर का तालाब के किनारे वाला वो बूढ़ा टाइगर जो कि आपने मुझसे पूछा है, वो कहानी भी कुछ उसी तरह की कहानी है जिस पर जंगल के आसपास के लोग विश्वास करते हैं। शायद आप विश्वास नहीं करोगे। कुछ लोग बोलते हैं कि एक आत्मा है इस इलाके के एक मुस्लिम शासक की, जो यहाँ पर राज करता था, जिसने किला बनवाया था करीब 400 साल पहले। अब ये मुस्लिम शासक की आत्मा है, इस बात के विश्वास के लिए यह माना जाता है कि इस टाइगर ने जब भी शिकार किया, कभी भी सुअर का शिकार नहीं किया, क्योंकि टाइगर का फेवरेट फूड होता है जंगली सुअर। लेकिन इस टाइगर ने आज तक जंगली सुअर मारा नहीं है, खाया भी नहीं। कुछ दिनों पहले इस टाइगर ने एक भैंस का पाड़ा मारा था, जो कि बेट के रूप में एक शिकारी ने बांधा था। अब उस शिकारी ने एक सुअर मार दिया, और जो पाड़ा मारा था टाइगर ने, उसके बगल में वो जंगली सुअर रख दिया। अब वो मचान पर बैठ गया और टाइगर का इंतजार करने लगा। टाइगर आया, शिकार तक पहुंचा, और जब उसने देखा कि शिकार के बगल में एक सुअर मरा पड़ा है, तो वो गुस्से से दहाड़ा और फिर वापस लौट गया। अब वो शिकारी किसी भी जानवर का शिकार करने जाता था तो उसे असफलता ही हाथ लगती थी। एक बार वो लोर नदी में नहाने के लिए गया, डूबने ही वाला था अगर गांव वाले उसे बचा ना लेते तो। अब वो शिकारी इस इलाके को छोड़ के चला गया, और कुछ दिन बाद एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब कई लोग बोलते हैं कि उसने बूढ़े टाइगर को सुअर का मांस खिलाने की कोशिश की थी, इसलिए उसका यह हाल हुआ। कुछ सालों के बाद महाराजा साहब के एडीसी आए जंगल में शिकार करने के लिए। अब उस तालाब के किनारे भैंस का पाड़ा उन्होंने बांध दिया। जंगल के लोगों ने उन्हें मना किया था कि ऐसा मत करिए। जब टाइगर ने उस पाड़े को मार दिया, तो वही पास में जो इमली का पेड़ है, उस पर मचान बना के एडीसी साहब बैठ गए। अब जब टाइगर रात में उस पाड़े को खाने के लिए आया, एडीसी ने गोली चलाई, उनके बंदूक की बैरल फट गई, वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें इंदौर ले जाया गया।
कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो ठीक हो गए। टाइगर घायल हो गया हो इस बात के ना तो वहां कोई निशान मिले, ना ही मिला कोई सबूत। मुझसे पहले जो डीएफओ थे उन्होंने तालाब से थोड़ी दूरी पर ही उस बूढ़े टाइगर को देखा था और किसी भी तरह की इंजुरी उस टाइगर को हो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। अब उस टाइगर को मारने की जो आखिरी कोशिश की गई थी वो 2 साल पहले की गई थी। मैं यहाँ नया नया आया था, मैंने चार्ज ही लिया था और इस टाइगर के बारे में मुझे उन डीएफओ ने बताया था जिन्होंने मुझे चार्ज हैंडओवर किया था। एक बार मुझे इंदौर में चीफ कंजर्वेटर ने बुलाया। वहां पर मेरी मुलाकात हुई महाराजा साहब जो देवास के थे उनके चाचा जी से। मुझे बताया गया महाराज साहब के चाचा जी धोब घाटा इलाके में शिकार करना चाहते हैं और मुझे उनकी मदद करनी है। और यह भी मुझे बताया गया कि उन्होंने उस बूढ़े टाइगर के बारे में सुना है और ये चाहते हैं कि उस बूढ़े टाइगर का ही शिकार करें, क्योंकि उन्होंने अंदाजा लगाया हुआ था कि इस टाइगर की लंबाई कम से कम होगी तो 10 फीट 6 इंचेस के आसपास होगी, क्योंकि इस टाइगर के पगमार्क उन्होंने देखे हैं हमारे यहाँ की धूल भरी सड़कों पर। अब मैं उन्हें उस टाइगर से दूर रखना चाहता था और वहां की कहानियों के बारे में बताना भी नहीं चाहता था। तो मैंने कहा कि मैंने कभी उसके पगमार्क देखे नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि वो कितना बड़ा है, लेकिन सारे कागज बन गए और मुझे जो आदेश दिया गया था अब मुझे उस पर अमल करना था। अब वो जो प्रयास किए गए थे उन प्रयासों का रिजल्ट ये था कि जो भैंस का पाड़ा बांधा गया था टाइगर ने उसे मार दिया। अब टाइगर उस पर आया। अब जो सज्जन उसे गोली मारने वाले थे महाराजा साहब के रिश्तेदार, वो एक मैगजीन वाली राइफल इस्तेमाल कर रहे थे और सिर्फ 5 कारतूस लेके आए थे। अब उन्होंने 5 बार ट्रिगर दबाए, हर बार राइफल मिस फायर कर गई। टाइगर वहां से चला गया और जो शिकारी थे उनकी हालत खराब थी। अगले दिन सुबह ही वो देवास चले गए थे। तो ये आखिरी मौका था जब उस टाइगर को मारने का प्रयास किया गया था। अब आप बताइए आपका क्या कहना है इस बारे में। अब मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ये आपके जंगल का टाइगर है और आपके जंगल में दूसरे भी टाइगर हैं और आपने ही अभी कहा है कि बहुत सारी चीजें जंगल में होती हैं जिस पर लोग विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं विश्वास करते हैं क्योंकि वो उसे समझते नहीं। मैंने डीएफओ साहब से कहा कि क्योंकि गांव के लोग नहीं चाहते कि मैं इस टाइगर को परेशान करूं तो मैं इस टाइगर को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि आपने भी बताया, गांव वालों ने भी बताया कि इस जंगल में और भी दूसरे टाइगर हैं, तो मैं अपना ध्यान केंद्रित करूंगा उन दूसरे टाइगर्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टाइगर ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये जितनी घटनाओं का आपने जिक्र किया है उन सारी घटनाओं में एक ही टाइगर था, कहीं अलग अलग टाइगर तो नहीं थे? डीएफओ ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि एक ही टाइगर था, क्योंकि वो बहुत बड़ा टाइगर है, उसके साइज का पूरे इलाके में कोई दूसरा टाइगर नहीं है और वो बहुत बूढ़ा टाइगर है, एक छोटे से इलाके में यानी कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहता है, उस एरिया के बाहर कभी जाता भी नहीं। बहुत सारे लोगों ने उस टाइगर को देखा है और मुझे बताया गया है कि अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है कि उसने धोब घाटा इलाके में एक छोटी सी बच्ची की जान भी बचाई है। उस इलाके में बड़ा ही खतरनाक लेपर्ड रहता है, उसने कई लोगों की जान ली है और मुझे लगता है कि अगर महू के एक मिलिट्री ऑफिसर ने उसे गोली ना मारी होती तो अब तक पक्का वो एक बड़ा मैन ईटर बन गया होता। अब जिस लड़की के बारे में बता रहा हूं वो गांव से लकड़ियां लेने के लिए जंगल में गई और जब वो वापस आ रही थी उसके डर का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि लेपर्ड उसके पीछे आ रहा है। अब वो बेचारी बच्ची जोर से चिल्लाई और अपने सिर का जो गट्ठा था लकड़ियों का फेंक के भागी, उतनी जोर से जितनी जोर से वो भाग सकती थी। अब लेपर्ड गुर्राया और उसके पीछे भागा और इस बात में कोई शक नहीं था कि कुछ ही सेकंड्स में लेपर्ड उस लड़की को मार देता। लेकिन तभी अचानक से ये बूढ़ा टाइगर आ गया, उस लेपर्ड के पीछे भागा। किसी को भी मालूम नहीं चला कि टाइगर आया कहां से था। लड़की घर पहुंची, डर के मारे
उसे बुखार आ गया था, लेकिन उसकी जान बच गई। अब अगर मैं डीएफओ के पास थोड़ी और देर तक बैठता तो पक्का मुझे धोप घाटा के बूढ़े टाइगर के बारे में वो मुझे और कहानियां सुनाते। क्या पता वो मुझे दूसरे टाइगर्स के बारे में भी कहानी सुनाते। ये डीएफओ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 25 साल जंगल में गुजारे थे। मुझे तो लगता है कि इन्हें जंगल के चप्पे चप्पे की खबर थी। कौन सा पेड़ कितना ऊंचा है, कितना मोटा है, इन्हें मालूम था। इनकी स्थिति कुछ कुछ ऐसी थी कि कोई जज हो जो ब्यूटी कंपटीशन का जज हो और सुंदर सुंदर लड़कियों की नाप और पैमाइश कर रहा हो, और वो भी ऐसे ही इंटरेस्ट ले लेके उन सारी घटनाओं के बारे में कहानियां सुना रहा। अब इन्हें किसी तरह की टोका टाकी की कोई जरूरत नहीं थी। जब मैं अपनी गाड़ी में बैठ रहा था उस वक्त चलते चलते डीएफओ साहब मुझे कहानी सुना रहे थे 14 फीट लंबे टाइगर की, और वो मेरा ताना भी समझ नहीं पाए, यानी कि मेरी टॉन्ट भी नहीं समझ पाए। जब मैंने डीएफओ साहब से कहा कि अगर इतना लंबा टाइगर था तो पक्का 2 पैर और होंगे उसके पेट के पास में अपने शरीर का वजन संभालने के लिए, तो वो बड़े सीरियसली बोले, नहीं नहीं, उसके सिर्फ 4 पैर ही थे। तो मेरे इस शानदार यादगार एनकाउंटर जो कि मेरा हुआ था डीएफओ साहब से, उनसे मुलाकात के बाद मैं वापस आ गया महू। तो दोस्तों इस एपिसोड में इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।